अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। हुकूमत पाकिस्तान ने गुस्ताखाना खाकों के जवाब में मुतफ़िका और मौसर रद्दअमल देने का फैसला कर लिया। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म खुद इस्लामी ममालिक के सरबराहान से राब्ते करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के राब्तों का फैसला काबीना में किया गया। वज़ीर आज़म तमाम इस्लामी ममालिक को ख़त भेजेंगे, जबकि वज़ीर ख़ारजा को हिदायत की गई है कि OIC इजलास में मामला एजेंडे पर लाया जाएगा और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारती और कानूनी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा को तुर्की के 97वें रिपब्लिकन दिन की मुबारकबाद दी और उन्होंने पेशावर धमाके पर इजहार अफसोस किया। इस मौके पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस्लामोफोबिया के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान काबिल सताइश है। ज़राए के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने FATF से मुतालिक पाकिस्तान के लिए तुर्की की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज हो गया। फ्रांसीसी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर 120 मुस्लिम घरों की तलाशी ली, जबकि हुकूमत ने अमन व अमान के नाम पर मुख्तलिफ इस्लामी तंजीमों और मवाद पर पाबंदी का फैसला भी कर लिया। मुकामी इंतजामिया ने हुकूमती अहकामात के बाद पेरिस के शुमाल मशरकी इलाके में वाक़े मस्जिद को सील करके वहाँ सरकारी हुक्मनामा भी चस्पा कर दिया। फ्रांसीसी हुकूमत की सरपरस्ती में गुस्ताखाना खाकों की अशात और सदर इमानुएल मैक्रोन के बयान के बाद दुनिया भर के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। एहतजाजी मुजाहिरों के साथ साथ मुस्लिम ममालिक में फ्रांसीसी अशिया के बाइकॉट की मुहिम भी चल रही है। पाकिस्तान ने भी फ्रांस के इस इक़दाम की शदीद मजम्मत की है और पार्लियामेंट से मजम्मती करारदाद भी मंजूर की गई है, जबकि फ्रांसीसी सफीर को तलब करके एहतजाज भी रिकॉर्ड करा दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुस्ताखाना खाकों के मामले पर फ्रांस से सरकारी सतह पर सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की और रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान की हुकूमत ने मजम्मत तो की है और फ्रांसीसी सफीर को भी बुलाया है। कौमी असम्बली से करारदाद भी पास हुई है और पार्लियामेंट से करारदाद का आना भी आवाम की तर्जुमानी है। पेशावर में दीर कॉलोनी के मदरसे को गुज़िश्ता रोज धमाके के बाद एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। मदरसा जुबैरिया में दर्स की क्लास की एक हफ्ते के लिए छुट्टी दे दी गई है। गुज़िश्ता रात पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी किया गया। एलीट फोर्स यूनिट ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। CTD तफ्तीशी टीम ने जख्मियों और ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए हैं। पेशावर मदरसे में धमाके की तफ्तीश के लिए पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर 55 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। दीर कॉलोनी में कोहाट रोड पर वाक़े दारुल उलूम जुबैरिया बम धमाके की तहकीकात के लिए JIT भी तश्कील दे दी गई है। टीम में CTD और SSP इन्वेस्टिगेशन को शामिल किया गया है। धमाके से मदरसे के अंदरूनी दीवारें, मेहराब और छत को नुकसान पहुँचा। मदरसे के तलबा के बैग्स और किताबें जमा कर ली गई हैं। पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी में कोहाट रोड पर वाक़े मदरसे जामे जुबैरिया में धमाके का मुकदमा CTD में दर्ज कर लिया गया। FIR में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और धमाका खेज मवाद की दफात शामिल की गई हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी का कहना है कि इस शरपसंदों को जल्द गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। सूबे की मजमूई सिक्योरिटी यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धमाके में जाँ बहक 3 तलबा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। JUIF के सेक्रेटरी मौलाना अताउल हक दरवेश ने नमाज जनाजा पढ़ाई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पहली दफ़ा मुल्क में मेरिट पर एहतसाब हो रहा है, जबकि छोटे छोटे माफिया बैठे हैं जो तब्दीली नहीं आने दे रहे। इंसाफ डॉक्टर्स फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जून के वक्त में अस्पतालों पर दबाव था। डॉक्टर्स और नर्सेज ने मुश्किल वक्त का सामना किया। उन्होंने कहा कि खौफ है मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है और आइंदा 2 माह एहतियात से गुजारना होंगे, जबकि पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों का मयार गिरता जा रहा है और मयार गिरने की वजह नेशनलाइजेशन है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने गुस्ताखाना खाकों के मामले पर ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस और शेख जामतुल अज़हर से राब्ता करने का ऐलान किया है। वफाकी मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो गुस्ताखाना खाकों को शाया करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए शेख जामतुल अज़हर से राब्ता करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म अपने हम मनसब को इस मामले पर मुतफ़िका लाए अमल के लिए ख़त लिखेंगे और बैनुल-अक़वामी सरबराहों से इस मसले पर बात की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की तरह पंजाब में भी तमाम शहरियों को हेल्थ कार्ड्स दिए जाएंगे और 1 साल के अंदर पूरे पंजाब में ये अमल मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर में ऐवान इकबाल में
इंसाफ कार्ड्स फोरम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को हिदायत की है कि शहरियों को इंसाफ हेल्थ कार्ड जारी करने पर काम शुरू करें। इसमें बेवाओं और ख्वाजा सराओं को तरजीही बुनियादों पर शामिल किया जाए और 1 साल के अंदर इसका दायरेकार पूरे पंजाब में फैलाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हेल्थ कार्ड से अस्पतालों में अमीर और गरीब का फ़र्क मिट जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने ईरान से बिजली की खरीदारी के मुआहदे में तोसी की मंजूरी दे दी। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ, जिसमें रहमान गैस फील्ड से स्विस सॉदर्न गैस कंपनी को इजाफी गैस फराहमी की मंजूरी दी गई, जिससे SSGCL को इजाफी 38 मिलियन क्यूबिक फीट गैस फराहम की जाएगी। ECC ने ईरान से बिजली की खरीदारी के मुआहदे में तोसी की भी मंजूरी दी, जिसके तहत ईरान से 104 मेगावाट बिजली खरीदने के मुआहदे में 1 साल की तोसी हो गई है। वफाकी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात फौरी मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया और इंतखाबी अमल में इस्लाहात से मुतालिक तरमीमी एक्ट मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में जमा करा दिया। वफाकी वज़ीर बराए इंसदाद मंशियात आज़म सवाती का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात लाने का मकसद सेनेट इलेक्शन में मुतवक्के धांधली को रोकना है। तरमीम मंजूर होते ही सेनेट इलेक्शन से पहले लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सेनेट में कई लोग धांधली के जरिए मुंतखब होकर आए हैं। सूबाई और कौमी असम्बली की नई हल्का बंदियाँ आबादी के तनासब से होंगी। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई ने मौजूदा हुकूमत के मुतालिक पेशगोई ज़ाहिर करते हुए कहा है कि हमारी गवर्नमेंट 5 साल तक रहेगी। इन ख्यालात का इजहार वफाकी वज़ीर उमर अयूब ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के अफसरानों और ताजिरों से इजलास के बाद सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि यहाँ हमारा आना, हमारी इत्तेहादी पार्टियाँ यहाँ की आवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं, क्योंकि साबका हुकूमतों ने इदारों को ख़त्म कर दिया था। उमर अयूब ने कहा कि हम लोग फेडरेशन है, किसी एक सूबे नहीं पूरे मुल्क की बात करेंगे, क्योंकि PTI को पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दिया है। काबीना डिवीजन ने तोशाखाना में रखे सरबराहान मुमलिकत के तहाइफ नीलाम करने का फैसला कर लिया। तहाइफ में कीमती घड़ियां और जेवरात समेत दीगर अशियां शामिल हैं, जबकि तहाइफ में शामिल एक कीमती घड़ी की कीमत 1 करोड़ 75 लाख है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तहाइफ सिर्फ वफाकी सरकारी मुलाजिमीन और मुसल्लह अफवाज के अफसरान खरीद सकते हैं, जबकि ये नीलामी आइंदा माह नवंबर में होगी। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको। करके दिखाएं, आप आराम से बैठे, आप नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए आज के दिन, पूरा दिन। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सोरी ने पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीकुल्लाह को हंगामा आराई पर ऐवान से बाहर निकलने का हुक्म दे दिया। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी की ज़ेर सदारत हुआ। ऐवान में MMA के रुकन कौमी असम्बली अब्दाल अकबर चतराली ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अपोजिशन से एहतजाज कर रहा हूँ कि आपको आज शहदा के लिए बात करनी चाहिए थी। पेशावर वाक़या अफसोसनाक है, हुकूमत को सोचना चाहिए, इन शहदा के लिए खास पैकेज का ऐलान होना चाहिए। अपोजिशन अरकान हराम खा रहे हैं, अपोजिशन अरकान इस्तीफा दें, मैं भी इनके साथ इस्तीफा दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में हफ्ता इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का खत्मी प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल से 19 रबीउल अव्वल तक विलादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से हफ्ता इश्क रसूल मनाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने वफाकी काबीना में इश्क रसूल मनाने की तजवीज़ पेश की, जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी नूरुल हक कादरी की तजवीज़ से इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तजवीज़ से इत्तेफाक करते हुए वफाकी हुकाम को हफ्ता इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हतमी प्लान तैयार करने की हिदायत की है। सऊदी हुकाम ने उम्रे की सादत हासिल करने के लिए आने वाले गैर मुल्कियों के लिए करंतना के लिए नए कावानीन जारी कर दिए। सऊदी वजारत हज व उम्रा के मुताबिक तीसरे मरहले में दूसरे ममालिक से आने वाले मुतमरीन को सऊदी अरब पहुँचते ही अपने होटल्स में 3 दिन करंतना मुकम्मल करना होगा और करंतना मुकम्मल करने के बाद ही वो उम्रा की अदायगी कर सकेंगे। वजारत हज व उम्रा का कहना है कि उम्रे के तीसरे मरहले के आगाज़ से कबल ही सऊदी सेंटर फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल तमाम ममालिक में कोरोना वायरस की सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। कौमी एयरलाइन PIA की जानिब से अहम फैसला किया गया है। PIA की जानिब से पायलटों की तनख्वाहों और मराद में कमी का फैसला कर लिया गया, जिसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन PIA के चीफ HR अफसर की जानिब से जारी किया गया है, जिसके मुताबिक PIA के कप्तानों की तनख्वाहों में 25% कटौती होगी। कप्तानों को 75 घंटे के बजाय 50 घंटे गारंटी अलाउंस दी जाएगी, जबकि माहाना 50 घंटे फ्लाइंग घंटे मुकम्मल किए जाने पर ही अलाउंस की अदायगी होगी। सिंध भर के CNG स्टेशन आज बंद हो गए हैं। CNG स्टेशन आज सुबह 8 बजे से 24 घंटे तक बंद रहेंगे। ताहम जुमेरात को गैस की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। जुम्मे को फिर 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। हुक्काम के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में गैस प्रेशर में कमी के बाइस घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने में मुश्किलात का सामना है।
इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 35 पैसे सस्ता और ओपन मार्केट में 20 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डॉलर मजीद 44 पैसे कमी से तकरीबन 5 माह बाद 160 रुपए की सतह पर आ गया। 1 अक्टूबर से अब तक अमरीकी करेंसी के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 4.48 रुपए इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान भर में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी सोने की कीमतों में 1250 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 1250 रुपए की कमी के बाद 1,13,250 रुपए हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,071 रुपए की कमी के बाद 97,094 रुपए हो गई है। अज़रबैजान से जारी जंग में आर्मीनियाई वज़ीर आज़म की अहलिया मैदान जंग की तैयारी करने लगी। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो कराबाख के इलाके में शदीद जंग जारी है और आज़री फ़ौज ने कई इलाकों को आज़ाद कर लिया है। आर्मीनियाई वज़ीर आज़म की अहलिया का कहना है कि मेरे हमरा 13 ख़वातीन ने जंगी तरबियत और मशक़ करना शुरू कर दी है और हम जल्द ही मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर जाएंगे। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों शहर में मौसम सर्द होने की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के तर्जुमान खालिद मलिक के मुताबिक कराची में आइंदा 2 से 4 रोज़ के दौरान रात में मौसम सर्द हो सकता है। इस वक्त मौसम तब्दीली के अमल से गुजर रहा है, जिसकी वजह से 24 घंटों में हवाओं के रुख में तब्दीली के बायस रात में मौसम सर्द हो जाता है। उन्होंने कहा कि कराची में अक्टूबर में रात का औसत दर्जा हरारत 21.9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि इन दिनों दर्जा हरारत 17.5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो मामूल से कम है। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा साल सर्दियां तवील हो सकती हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के पहले राउंड मैच में सिंध ने सेंट्रल पंजाब को बआसानी 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैच में सरफराज अहमद की सिंध ने अजहर अली की सेंट्रल पंजाब को शिकस्त दे दी। मैच के चौथे रोज सेंट्रल पंजाब ने 239 रन 7 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर की और सिंध को जीत के लिए 212 रन का हदफ दिया था। सिंध ने सेंट्रल पंजाब की जानिब से दिया जाने वाला 212 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में फैसले के बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में सेनेटर रज़ा रब्बानी, शीरी रहमान, मौला बख्श चांडियो और शशि पलेजो ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें रज़ा रब्बानी का कहना था कि बात करने का मकसद हुकूमत के इदारों को मुतनाज़ा बनाने से मुतल्लिक है। इस नतीजे में तमाम सिस्टम का ब्रेकडाउन हो गया है और अब मुल्क में कोई सिस्टम मौजूद नहीं। महंगाई उरूज पर है और पूछने वाला कोई नहीं। इसकी वजह से दहशतगर्दी के वाक़यात सर उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी हसास इदारों पर हमलों से शुरू हुई और अब सिविलियन इदारे भी निशाने पर हैं। इस सूरत हाल पर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, कोई सोचने वाला नहीं। हुकूमत किसी को एतमाद में नहीं ले रही है और NSC का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। ऐसा महसूस होता है कि मुतल्लिका इदारों को मफलूज बनाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे मालूम होता है कि इदारों को एक शख्स के मातहत करने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट को बेतौकीर किया जा रहा है और कानून साजी ऑर्डिनेंस के जरिए हो रही है। PP रहनुमा ने मजीद कहा, मुल्क वस्तायत की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क में तर्ज हुक्मरानी से अंदाजा हो रहा है कि 1 यूनिट की तरफ बढ़ा जा रहा है। सूबों के इख्तियारात सलब किए जा रहे हैं। इन हालात में PDM ने हुकूमत से इस्तीफा का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि न सिर्फ हुकूमत बल्कि सदर मुमलिकत को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सदर ने ऑर्डिनेंस जारी किए हैं लेकिन कानूनी तरीकों को मद्देनजर नहीं रखा। सदर ने इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर नामजद किए थे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इन मेंबरान से हलफ लेने से इनकार किया। सदर ने आला अदलिया के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किए। बाद में इन रेफरेंसेस की रूह के खिलाफ फैसले आए। रेफरेंसों में इतनी गलतियां थी कि साबित हुआ कि ये बदनीयती के तौर पर दायर किए गए हैं। वफाकी वजीर कानून ने गैर कानूनी तौर पर रेफरेंस बनाने रज़ा रब्बानी ने कहा कि अदालती फैसलों से साबित हुआ कि सदर मुमलिकत ने इन रेफरेंसेस में अपने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सदर आरिफ अलवी ने आज़ाद अदलिया पर हमला करने की कोशिश की, जो नाकाबिले कबूल है। अदालती फैसलों के बाद ख्याल ये था कि सदर खुद इस्तीफा देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सदर को इन फैसलों की रोशनी में मुस्तफ़ी होना चाहिए। कौमी असम्बली में शदीद हंगामा राय। डिप्टी स्पीकर ने पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीकुल्लाह को ऐवान से निकालने का हुक्म सुना दिया। अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डेस्क का घेराव कर लिया। वाक़े की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आप अपनी चेयर पे जाएं और वहाँ पे बैठें। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको। करके दिखाएं, आप आराम से बैठें। आप नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए। आज के दिन पूरे दिन आज इनको यहाँ से निकाला जाए। आप निकलें यहाँ से। आप पूरे यहाँ पे आ जा नहीं, आप बैठ सकते हो। आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते हैं।
मैं आपको एज ए स्पीकर कह रहा हूं कि आप यहां से जाएं बाहर। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की सरबराही में कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसके आगाज पर कौम की निशानदही की गई, जिसके बाद इजलास कुछ देर रुकने के बाद दोबारा शुरू किया गया। दौरान इजलास पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने नुक्ता एतराज पर बोलने की कोशिश की, जिस पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इन्हें माइक देने से इनकार कर दिया, जिस पर आगा रफी ने एहतजाज किया। आगा रफी के एहतजाज पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की इनसे तल्ख कलामी हुई, जिस पर कासिम सूरी ने इन्हें कहा कि आपको वार्निंग दे रहा हूँ, आपको ऐवान से निकाल दूंगा, आप आराम से बैठें। बाद डिप्टी स्पीकर ने आगा रफीउल्लाह को ऐवान से निकालने का हुक्म दिया और सार्जेंट 8 आर्म्स को इन्हें निकालने की हिदायत की। इस मामले पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने डिप्टी स्पीकर से माजरत और रोलिंग वापस लेने की अपील की, जिस पर कासिम सूरी ने माजरत कबूल करने से भी इनकार कर दिया और कहा कि आगा रफी बाहर चले जाएं और फिर वापस आ जाएं, ऐसे मामला खत्म नहीं होगा। कासिम सूरी ने कहा कि आगा रफी पूरे सेशन में ऐवान में नहीं आ सकते, ये ऐवान की कार्रवाई में बहुत मुदाखलत करने लगे हैं और बहुत बदतमीजी करते हैं। डिप्टी स्पीकर के हुक्म पर आगा रफीउल्लाह 3 मिनट बाहर रहने के बाद फिर ऐवान में वापस आ गए। फ्रांसीसी सदर के गुस्ताखाना बयानात पर तुर्की के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत दीगर मुस्लिम ममालिक में भी गुस्से की लहर उठ गई। हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए। आलम इस्लाम में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। फ्रांसीसी सदर मैख्वा की जानिब से हाल ही में पैगम्बर इस्लाम के बारे में तौहीन आमेज़ खाकों और फ्रांसीसी सेक्युलरिज्म के दिफा के तनाजुर में तुर्की के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कई मुसलमान ममालिक में शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। इस वक्त भी फ्रांसीसी सदर मैख्वा के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है और दुनिया में फ्रांसीसी अशिया का बाइकआउट करने के मुतालबात जोर पकड़ रहे हैं। याद रहे, सदर मैख्वा ने ये बयान एक ऐसे वक्त पर दिया था जब फ्रांस में सैमुअल पेटी नामी एक उस्ताद ने तलबा को पैगम्बर इस्लाम से मुतालिक खाके दिखाए थे, जिसके बाद इन्हें कत्ल कर दिया गया। मैख्वा का कहना था कि हम इन खाकों को नहीं छोड़ेंगे। मैख्वा का ये भी कहना था कि इस्लाम पूरी दुनिया में बहरान का मजहब बन गया है और इनकी हुकूमत दिसंबर में मजहब और रियासत को अलग करने वाले 1905 के कवानीन को मजीद मजबूत करेगी। फ्रांस की हुकूमत ने पेरिस में इस मस्जिद को भी बंद करने का हुक्म दिया है, जहाँ से जुम्मे को हलाक किए जाने वाले उस्ताद से मुतालिक वीडियोज सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान इस तनाज़े में पेश हैं और इन्होंने टीवी पर एक हालिया तकरीर में फ्रांसीसी अशिया के बाइकआउट की अपील की थी। टीवी पर एक तकरीर के दौरान सदर उर्दुगान ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ अब ऐसी मुहिम चलाई जा रही है जो कि दूसरी जंग अज़ीम में यहूदियों के खिलाफ यूरोप में चलाई गई थी। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी रहनुमाओं को फ्रांसीसी सदर को बताना चाहिए कि वो अपनी नफरत परस्ताना मुहिम बंद करें। ताहम यूरोपीय हुकूमतों ने सदर मैख्वा की हिमायत का इजहार किया है और सदर उर्दुगान के फ्रांसीसी सदर के बारे में बयान की मजम्मत की है। सदर उर्दुगान ने कहा था कि इनके फ्रांसीसी हम मनसब ने सैनिचर को सख्त गिर इस्लाम के खिलाफ जो बयान दिया है, इन्हें इस हवाले से जहनी इलाज की जरूरत है। जिसके बाद फ्रांस ने तुर्की से अपने सफीर को वापस बुला लिया। पाकिस्तान के कई शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिसमें सदर मैख्वा के पोस्टर जलाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर फ्रांसीसी अशिया के बाइकआउट का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। पाकिस्तानी ट्विटर पर गुज़िश्ता 48 घंटों से फ्रांस के मसनूआत का बाइकआउट करने और #मैक्रोन अपोलोजाइज टू मुस्लिम ट्रेंड करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने गुस्ताखाना खाकों की शदीद मजम्मत करते हुए इस हवाले से मुसलमानों के जज्बात की मौसर नुमाइंदगी के लिए हर दस्तियाब फोरम इस्तेमाल करने का आदा किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात और सदर इमैनुअल मैख्वा की जानिब से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने की भी शदीद मजम्मत की गई। इजलास में पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा के जज्बात इस्लामी ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया तक पहुँचाने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के दीगर सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी सदर मैख्वा पर कड़ी तनकीद की गई है और इल्जाम आयद किया गया है कि वो मजहबी आज़ादी की इज्जत नहीं करते और इसके बाइस फ्रांस के इलाकों मुसलमान पसमानदगी का शिकार हो गए हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के सदर मसूद खान ने भी सदर मैख्वा के अल्फाज की मजम्मत करते हुए ट्वीट किया, हम इनके गुस्ताखाना अल्फाज और इसके पीछे जहनियत की मजम्मत करते हैं। फ्रांस को दूसरी आलमी जंग के दौरान ऐसी ही जहनियत का सामना रहा था, अब वो दूसरों को वही चोट क्यों पहुँचा रहे हैं। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में हजारों लोगों ने सड़कों पर निकल कर मुजाहरे किए हैं, जिनमें इनका मुतालबा था कि फ्रांस की जानिब से सख्त गैर इस्लामी अनासर के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाने पर फ्रांसीसी अशिया का बाइकआउट कर दिया जाए। मुजाहिरीन ने सदर मैख्वा का पुतला भी जलाया, ताहम मुकामी पुलिस ने मुजाहिरीन को फ्रांसीसी सिफारत खाने तक पहुँचने नहीं दिया। तुर्की और बांग्लादेश के अलावा ईरान, उर्दन और कुवैत इन इस्लामी ममालिक में शामिल हैं, जिनमें पैगम्बर इस्लाम के बारे में तौहीन आमेज़ खाकों और सदर मैख्वा के बयान पर कड़ी तनकीद की गई है। उर्दन, कतर और कुवैत में कुछ सुपरमार्केट से फ्रांसीसी मसनूआत को पहले ही हटा दिया गया है। इसके अलावा कतर यूनिवर्सिटी में फ्रेंच कल्चर वीक भी मुलतवी कर दिया गया है। लीबिया, शाम और गजा की पट्टी पर एहतजाज भी किया गया है। अरब दुनिया की सबसे बड़ी मईशत सऊदी अरब में फ्रांसीसी
فرانسیسی سپر مارکیٹ چین کیرفور کے بائیکاٹ سے متعلق ہیش ٹیگ دوسرے نمبر پر ٹرینڈ کرتا رہا۔ رواں ماہ میخواں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسلام پوری دنیا میں بحران کا مذہب بن گیا ہے اور ان کی حکومت دسمبر میں مذہب اور ریاست کو الگ کرنے والے 1905 کے قوانین کو مزید مضبوط کرے گی۔ فرانسیسی اخبار میں شائع کردہ گستاخانہ خاکوں اور فرانسیسی صدر کے مسلمانوں اور اسلام مخالف بیانات دینے پر جہاں دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، وہیں پاکستان شوبز سے تعلق رکھنے والے افراد بھی رنجیدہ ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں۔ معروف اداکار احسن خان نے ٹویٹر پر فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اگر فرانس واقعی ایک جمہوریہ ہے تو پھر وہاں آزادی ہونی چاہیے، لیکن آزادی کے نام پر دوسرے مذاہب کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہونے والی ایک گستاخی پر اپنے پورے دل سے احتجاج کرتا ہوں۔ اب اس چیز کو گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کو رکنا ہوگا۔ اداکار فیروز خان نے بھی ٹویٹر پر فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے۔ اس کے ساتھ انہوں نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے تمام مسلمانوں سے معافی مانگنے اور فرانسیسی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا۔ حمزہ علی عباسی نے ٹویٹر پر لکھا، کسی بھی مذہب سے اختلاف کرنا یا اس پر تنقید کرنا آپ کا حق ہے، لیکن جانتے بوجھتے دانستہ طور پر اشتعال دلانے کے ارادے سے طنز کرنا آپ کا حق نہیں۔ یہ غیر اخلاقی اور غیر مہذب ہے، اور ہم مسلمان دنیا کو یہ امن اور مذاکرات کے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، قتل، جنگ اور دشمنی سے نہیں۔ واضح رہے کہ فرانس میں اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے مسلسل نفرت انگیز بیانات اور اقدامات سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ رسوائے زمانہ اخبار چارلی ہیبڈو کی جانب سے ایک مرتبہ پھر توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے بعد مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اسی دوران فرانسیسی صدر نے ایک تقریب میں اسلام کے بارے میں کہا کہ یہ ایک بحران میں گھرا مذہب ہے، اور یہ تاثر بھی دیا کہ مسلمان فرانس میں علیحدگی پسند جذبات کو ہوا دے رہے ہیں۔ خاکوں کی اشاعت کے بعد ایک مقامی اسکول کے بچوں میں توہین آمیز خاکوں کا پرچار کرنے والے استاد کے قتل کے بعد سے صدر میکرون کے بیان نے فرانس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کی نئی لہر کو جنم دیا، جس کے باعث کئی مساجد بند پڑی ہیں اور مسلمانوں پر نفرت انگیز حملے عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ایران سے بجلی کی خریداری کے معاہدے میں توسیع کی منظوری دے دی۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت ECC کا اجلاس ہوا، جس میں رحمان گیس فیلڈ سے سوئی سدرن گیس کمپنی کو اضافی گیس فراہمی کی منظوری دی گئی، جس سے SSGCL کو اضافی 38 ملین کیوبک فٹ گیس فراہم کی جائے گی۔ ECC نے ایران سے بجلی کی خریداری کے معاہدے میں توسیع کی بھی منظوری دی، جس کے تحت ایران سے 104 میگا واٹ بجلی خریدنے کے معاہدے میں 1 سال کی توسیع ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت دفاع کے لیے 10 کروڑ 90 لاکھ روپے کی تکنیکی گرانٹ اور ٹیلی کام سیکٹر کے لیے ٹیکس چھوٹ کی اصولی منظوری دی۔ پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں سطح سمندر اور ہوا سے فائر کیے گئے میزائلوں نے فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز، ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ ترجمان نے کہا، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا اور پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نیول چیف آف ایڈمرل امجد نیازی کا کہنا تھا کہ میزائل فائرنگ کا مظاہرہ پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیتوں کی تیاریوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاک بحریہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ جوان اور آفیسرز ملک کی سمندری سرحدوں اور بحری اثاثوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اپنی سزا پوری کرنے والے 5 بھارتی جاسوس کو پاکستان نے رہا کر کے بھارت واپس بھیج دیا۔ بھارتی ہائی کمیشن نے فوجی عدالت سے سزا پانے والے اپنے مجرمان کی رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جن کو جاسوسی اور دہشت گرد کاریوں پر سزا ہوئی تھی۔ جیل میں موجود بھارتی قیدی اپنی سزا پوری کر چکے ہیں۔ سزا پوری کرنے کے بعد قیدیوں کو جیل میں رکھنا آئین پاکستان کے تحت دی جانے والے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ قیدیوں کو رہا کر کے واپس بھارت بھیجنے کی ہدایت کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 8 بھارتی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل طیب شاہ نے عدالت کو بتایا کہ 5 بھارتی قیدیوں کو سزا مکمل ہونے پر 26 اکتوبر 2020 کو رہا کر دیا گیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ مزید 3 شہری بھی سزا پوری کرنے کے باوجود جیل میں ہیں۔ ایک بھارتی شہری سزا پوری کرنے کے باوجود واپس نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اسے ڈپورٹ کر دیا گیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل طیب شاہ نے جواب دیا کہ بھارت کے مزید 3 قیدیوں کی حد تک ہدایات لے کر بتاتا ہوں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ جب سزا مکمل
ہو گئی تو آپ کیسے ان کو مزید رکھ سکتے ہیں؟ ڈپٹی اٹارنی جنرل طیب شاہ نے جواب دیا کہ کچھ قیدیوں کا معاملہ ریویو بورڈ کے پاس ہے۔ عدالت نے استفسار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جب سزا مکمل ہو گئی تو ریویو بورڈ درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ اگر انہوں نے سزا مکمل کر لی ہے تو ان کو واپس بھیج دیں۔ عدالت نے 4 بھارتی شہریوں کو رہا کرنے سے متعلق ایک درخواست نمٹا دی۔ کیس کی مزید سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ بھارت میں فیس بک کی پبلک پالیسی کی سربراہ نے نفرت انگیز مواد کے الزام پر عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق فیس بک کی انڈین پبلک پالیسی ایگزیکٹو آنکھی داس کو نفرت انگیز مواد کے الزامات کا سامنا تھا اور وہ اس سلسلے میں وضاحت دینے میں بھی ناکام رہیں۔ فیس بک نے بھارت میں ایک پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو آنکھی داس کے عہدے چھوڑنے کی تصدیق کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہونے والی رپورٹ کے بعد بھارت میں ایک سیاسی طوفان برپا کیا گیا۔ وال اسٹریٹ جرنل میں اگست میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق فیس بک کی پبلک پالیسی چیف آنکھی داس نے ایک ہندو قانون ساز کی جانب سے کی گئی مسلمان مخالف پوسٹوں کو ہٹانے سے انکار کیا تھا، جبکہ پالیسی چیف کا یہ اقدام فیس بک کے کاروباری مفادات کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مسلمان مخالف پوسٹیں کرنے والے قانون ساز راجہ سنگھ کا تعلق نریندر مودی کی جماعت بی جے پی سے ہے، جس میں راجہ سنگھ نے روگنیا کے مہاجرین کو گولی مارنے اور بھارت کے مسلمانوں کو غدار قرار دیتے ہوئے مساجدوں کو مسمار کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ فیس بک نے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے بعد راجہ سنگھ کو بلاک کر دیا تھا، جبکہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں بی جے پی رہنماؤں اور سندھ اور ہندو نیشنلسٹ گروپوں کی جانب سے مسلمان مخالف پوسٹوں کی تفصیلات بھی شامل تھیں۔ اس معاملے پر بھارتی پارلیمانی کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ تاہم بھارت میں فیس بک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اجیت موہن نے پبلک پالیسی چیف کے فیس بک چھوڑنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ آنکھی داس نے عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے ادارے کو چھوڑ دیا۔ اس سے قبل بھارت میں فیس بک کے ایم ڈی اجیت موہن نے کہا تھا کہ آنکھی داس کا نفرت انگیز مواد سے متعلق فیصلہ سازی میں کوئی کردار نہیں اور پبلک پرائیویسی ٹیم کنٹینٹ پالیسی سے علیحدہ ہے۔ تاہم بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ آنکھی داس بھارتی پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے ڈیٹا پرائیویسی سے متعلق پوچھے جانے کے کچھ روز بعد ہی فیس بک کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ دنیا میں ویسے تو بہت سی ٹیکنالوجیز متعارف ہوئی ہیں، مگر امریکہ سے ایسے روبوٹ کے بارے میں خبر آئی ہے جن کے پہیے ضرورت کے وقت روبوٹ کی ٹانگوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس روبوٹ کی کیا کیا خصوصیات ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اس روبوٹ کو الفا واٹر ویل اینڈ لیگ ٹرانسفارمیبل روبوٹ کا نام دیا گیا ہے، جسے ٹیکساس A&M یونیورسٹی کی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ یہ امریکہ کی مشہور ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی ڈارپا کا منصوبہ ہے، جس کے تحت بہت سارے روبوٹس کی ایک فوج بنائی جائے گی، جسے آف اسپرنٹ 5 روبوٹکس پروگرام کا نام دیا گیا ہے۔ یہ روبوٹ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور ہموار سطح پر پہیوں سے دوڑتا ہے، لیکن کسی رکاوٹ یا زینہ سامنے آ جانے پر اس کے پہیے کھل جاتے ہیں۔ وہ ٹانگیں بن کر اسے اوپر چڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہر پہیہ 3 ناخن نما ٹانگوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہر پنجہ اونچے نیچے راستوں کو گرفت کرتا ہوا آگے پہنچتا ہے اور یوں روبوٹ بغیر رکے تیزی سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ڈارپا کا خیال ہے کہ یہ روبوٹ بیک وقت عسکری اور غیر فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس روبوٹ کو مکمل طور پر خود مختار اور خودکار بنایا جائے گا تاکہ یہ اپنے سامنے موجودہ راستوں کی بنا پر انسانی مداخلت کے بغیر اپنے پہیوں کو ٹانگوں یا ٹانگوں کو دوبارہ پہیوں میں تبدیل کر سکے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس طرح کے روبوٹ سے بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں۔ ٹیکساس A&M یونیورسٹی کے پروفیسر کائجولی کہتے ہیں کہ روبوٹ کو خلا گھر، نگرانی، زراعت اور سانحات میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس کا عملی نمونہ اگلے برس فروری تک ہی سامنے آ سکے گا۔ تاہم ETH زیورخ اس سے قبل ایسا ہی روبوٹ بنایا ہے جس کے پیروں پر پہیے بھی لگائے گئے ہیں۔ سعودی حکومت نے کرونا وبا کے بعد پہلی مرتبہ غیر ملکیوں کو عمرے کی اجازت دے دی، جس کا سلسلہ 1 نومبر سے شروع ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب میں مقیم شہریوں کے بعد اب بیرون ملک سے غیر ملکی باشندوں کی مکہ اور مدینہ آمد کا سلسلہ بھی اگلے ماہ کی 1 تاریخ سے شروع ہو جائے گا۔ سعودی حکومت کی جانب سے 4 اکتوبر کو 30% گنجائش کے ساتھ ملک کے اندر سعودی شہریوں اور سعودیہ میں مقیم افراد کے لیے عمرہ ادائیگی کی بحالی کا اعلان کیا گیا تھا، جبکہ 18 اکتوبر کو مملکت کی جانب سے گنجائش بڑھاتے ہوئے 75% گنجائش کا اعلان کیا گیا۔ اگر آپ بھی جلد ہی بیرون ملک سے عمرہ کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہونے جا رہے ہیں، وزارت حج و عمرہ کے جاری کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق آپ کو لائسنس یافتہ عمرہ کمپنی یا ٹریول ایجنٹ سے اپنا عمرہ پیکج بک کروانا ہوگا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق ڈیزائن کے لیے محفوظ سہولیات، آراستہ ماحول کی فراہمی کے لیے حکومت دیگر متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ طبی پروٹوکول اور احتیاطی تدابیر سے آراستہ منظور شدہ منصوبے کے مطابق نیشنل ایئر لائن کیریئر سعودی ایئر لائن میں ضروری سیٹوں کی گنجائش فراہم کرنے سے متعلق بھی کام کیا جا رہا ہے۔
अजरबैजान से जारी जंग में आर्मीनियाई वज़ीर आज़म की अहलिया मैदान जंग की तैयारी करने लगी। कहती हैं कि जंगी तरबियत और मशक करना शुरू कर दी है और जल्द ही मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर जाएंगी। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो काराबाख के इलाके में शदीद जंग जारी है और आज़री फौज ने कई इलाकों को आज़ाद कर लिया है। आज़री फौज को इस वक्त आर्मीनिया पर बरतरी हासिल है और दोनों मुल्कों के माबैन 2 बार जंग बंदी की कोशिशें भी नाकाम हो चुकी हैं। अजरबैजान और आर्मीनिया के माबैन जारी जंग की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पाशिनियान की अहलिया आना हिकोबियान ने भी फौजी तरबियत लेना शुरू कर दी है। आर्मीनियाई वज़ीर आज़म की अहलिया ने फेसबुक पर तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो फौजी लिबास में मलबूस हैं और फौजी तरबियत हासिल कर रही हैं। आर्मीनियाई वज़ीर आज़म की अहलिया का कहना है कि मेरे हमरा 13 ख़वातीन ने जंगी तरबियत और मशक करना शुरू कर दी है और हम जल्दी मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर जाएंगी। आर्मीनियाई वज़ीर आज़म की अहलिया पेशे के एतबार से सहाफ़ी हैं और इससे कबल भी वो जंग के आगाज में फौजियों का जज्बा बढ़ाने के लिए आर्मी कैंप पहुंची थी। इनका 20 साला बेटा भी जंग के दौरान आर्मीनियाई फौज में बतौर रज़ाकार शामिल हुआ था। वाज़ेह रहे कि आलमी सतह पर नगोर्नो काराबाख अजरबैजान का तस्लीम शुदा इलाका है, ताहम इस पर आर्मीनिया के कबायली ग्रोह ने फौज के जरिए कब्जा कर रखा है, जबकि इसी कब्जे के बायस पाकिस्तान आर्मीनिया को तस्लीम न करने वाला वाहिद मुल्क है। महकमा मौसमियात ने शहर में आइंदा दिनों मौसम सर्द होने की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के तर्जुमान खालिद मलिक के मुताबिक इस वक्त मौसम तब्दीली के अमल से गुजर रहा है, जिसकी वजह से कराची में आइंदा 2 से 4 रोज के दौरान 24 घंटों में हवाओं के रुख में तब्दीली के बायस रात में मौसम सर्द हो सकता है। उन्होंने कहा कि कराची में अक्टूबर का मामूल का औसत दर्जा हरारत 21.9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि इन दिनों दर्जा हरारत 17.5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो मामूल से कम है और मुल्क के शुमाली और बालाई इलाके में बर्फबारी की तवक्का है। महकमा मौसमियात के तर्जुमान खालिद मलिक के मुताबिक रवां साल सर्दियां तवील हो सकती हैं। रूस के एक मारूफ व्लॉगर ने अपनी लग्जरी मर्सिडीज के बार बार ख़राब होने पर मायूस होकर इसे आग लगा दी। व्लॉगर ने अपनी गाड़ी चलाने का एक व्लॉग भी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। रूसी मारूफ व्लॉगर मिखाइल लेडॉन ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में $1,70,000 की एक ब्रांड न्यू लग्जरी मर्सिडीज खरीदी थी। इतनी महंगी गाड़ी खरीदने के बाद इन्हें उम्मीद थी कि ये कारकर्दगी में बेहतरीन होने के साथ साथ पायदार भी होगी, लेकिन इनका कहना था कि हकीकत में ऐसा बिल्कुल ना था। मिखाइल लेडॉन ने बताया कि इन्होंने ये गाड़ी सिर्फ 15 किलोमीटर ही चलाई थी और इसके बावजूद ये 10 माह के दौरान मुतअद्दिद बार ठीक होने के लिए वर्कशॉप पर गई। बार बार गाड़ी खराब होने से तंग आकर बिलाखिर इन्होंने इस गाड़ी को जलाने का फैसला किया ताकि इन्हें बार बार की परेशानी से छुटकारा हासिल हो सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिखाइल लेडॉन की गाड़ी तकरीबन 4 मरतबा मर्सिडीज सर्विस शॉप पर गई और हमेशा इनसे यही कहा गया कि वो पैसे लिए बगैर ही गाड़ी की खराबी को ठीक कर देंगे, लेकिन जैसे ही वो सर्विस शॉप से अपनी गाड़ी वापस लाते थे तो इसमें फिर कोई ना कोई खराबी हो जाती थी। ब्लॉगर ने दावा किया कि आखिरी मरतबा मर्सिडीज सर्विस शॉप ने इनकी गाड़ी ठीक करने से मना कर दिया था, जिसके बाद ये इसे अपने दोस्त की वर्कशॉप पर लाए, जहाँ इन्हें ये मालूम हुआ कि जब इन्होंने अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए दी थी तो मर्सिडीज सर्विस शॉप ने इनकी गाड़ी के खराब होने वाले असल पार्ट्स को आम मार्केट से खरीदे हुए पार्ट से तब्दील कर दिया। गाड़ी की खराबियों पर बार बार वर्कशॉप जाकर तंग होने के बाद मिखाइल लेडॉन ने इसे जलाने का फैसला किया। व्लॉगर ने अपनी गाड़ी जलाने का एक व्लॉग भी यूट्यूब पर अपलोड किया, जिसमें देखा जा सकता है कि वो एक खुले मैदान में अपनी लग्जरी मर्सिडीज रोकते हैं और फिर इस पर अच्छी तरह पेट्रोल छिड़कने के बाद इसे आग लगा देते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।